है पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पवन खेड़ा जिन्होंने आरोप लगाए थे मौजूदा मुख्यमंत्री असम की उनकी पत्नी पर, और उसको लेकर ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट का मंगलवार तक अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट निचली अदालत में स्वतंत्र रूप से फैसला करेगी। क्या है सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अप्रोच किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत ही इस पर फैसला करे। गिरफ्तारी पर रोक से और सर्वोच्च अदालत का इनकार है, तो ये बड़ा झटका माना जा रहा है। लीगली पवन खेड़ा के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट है उन्हें, और इस पर फैसला जो है वो निचली अदालत ही करेगी, स्वतंत्र रूप से करेगी। आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस अपडेट के लिए। आशीष, अदालत ने साफ कर दिया है कि अग्रिम जमानत के लिए वो निचली अदालत जाए और वहीं पर वो फैसला हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। तो एक कहे तो लीगली एक झटका है पवन खेड़ा के लिए। जी देखिए, दो दिनों के भीतर हम ये कहेंगे दूसरा झटका है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के ट्रांजिट बेल के फैसले को पर रोक लगा दी थी, और अब जब पवन खेड़ा आए उन्होंने कहा कि मंगलवार तक उनको प्रोटेक्शन दे दिया जाए। वो सोमवार को अदालत चले जाएंगे आसाम हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सोमवार तक क्यों इंतजार करना चाहते हैं, आप पहले भी जा सकते हैं, आप आज भी जा सकते हैं, आप कल भी जा सकते हैं, तो हम इस तरह का प्रोटेक्शन आपको नहीं देंगे। आप आसाम की कोर्ट जाइए, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सेशन कोर्ट हो, क्योंकि यहाँ पर आसाम की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल वो कह रहे थे कि क्यों हाई कोर्ट वो जाएंगे, सेशन कोर्ट का मामला पहले उनको सेशन कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आसाम की कोर्ट अपने आदेश में लिखेंगे, आप चाहे वो कहीं भी हो जाए, ये उनको तय करना है पवन खेड़ा को कहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसकी किसी भी टिप्पणी का जो असर है वो कोर्ट पर नहीं पड़ेगा। कोर्ट मेरिट के आधार पर इस अग्रिम जमानत याचिका पर फाइल करे, और अगर पवन खेड़ा अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करते हैं तो उस पर जल्द सुनवाई हो, ये कोर्ट ने कह दिया है। तो पवन खेड़ा के लिए ये एक ऐसा समय है जहां पर वो कह रहे थे कि एंटीसिपेटरी बेल जब भी दिल्ली के जो निजामुद्दीन में वो रहते हैं 100 पुलिस वाले वहां भेज दिए गए थे, ऐसे में उनको गिरफ्तारी की आशंका है, तो कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए। एक्स पार्टी ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था बुधवार को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल भी उठाए, जिस तरह से आधार वहां पर दिया गया था तेलंगाना हाई कोर्ट में, जो उन्होंने कहा कि दस्तावेज इस तरह से दाखिल किए गए थे। हालांकि पवन खेड़ा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी बार बार ये कह रहे थे कि गलती से वो जल्दबाजी में दस्तावेज लगा था, जिसे बाद में बदल दिया गया था, और राज्य के जो एडवोकेट जनरल है उनको ये चीज पता थी, अदालत ने भी अपने आदेश में लिखवाया था। लेकिन किसी भी तरह से जो सुरक्षा या रियायत वो सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को नहीं मिली है। जी, तो देश की सर्वोच्च अदालत ने पवन खेड़ा को राहत देने से इनकार किया है, वापस उन्हें निचली अदालत में भेज दिया है। शुक्रिया अपडेट के लिए। और इस वक्त महिला आरक्षण बिल से एक और अपडेट, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का अब बयान सामने आ रहा है। बीजेपी परिसीमन लागू करना चाहती है, कह रहे हैं तेजस्वी यादव। महिला आरक्षण बिल बीजेपी का बहाना है। बीजेपी महिला आरक्षण के जरिए देश में बिना जनगणना के परिसीमन लागू करना चाहती है। सुन लेते तेजस्वी यादव को। असल मुद्दा डिलिमिटेशन का है, ये केवल दिखाने के लिए जो है महिला बिल आगे किया जा रहा है, लेकिन इनको संविधान को खत्म करना है, लोकतंत्र को खत्म करना है, इस हिसाब से ये लोग काम करते हैं, तो इसका हम लोग जो है विरोध करते हैं। शाजिया इल्मी, सीधा सवाल आपसे ही है, इस पर रिएक्शन चाहूंगी मैं। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं सेंसस हो, फिर परिसीमन हो और फिर रिजर्वेशन हो, तो इस पर लॉजिक तो बनता है ना। परिसीमन बिना सेंसस के कैसे ला रही है सरकार? देखिए, परिसीमन क्या है? जनसंख्या के आधार पर बाकायदा बाउंड्रीज बनाना, ताकि हर एक इंसान को, हर एक एमपी को उतने ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले गुड गवर्नेंस के लिए, और हर एक नागरिक को एक्सेस हो अपने सांसद के लिए या फिर विधायक के लिए। अब जैसे कि सुशी बहन ने बताया, परिसीमन की जरूरत इसलिए है और बाकायदा वो मैंडेटेड है, और वही परिसीमन की जो परिभाषा है जो हमेशा से रही है 71 के बाद से, वो वही है जो कांग्रेस के टाइम पे भी थी। अब क्योंकि 55 करोड़ से 144 करोड़ है, कोई कोई कॉन्स्टिट्यूंसी यूपी की हूं मैं, उसमें 30-30 लाख लोग हैं, कोई कोई अरुणाचल में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 50,000 है। तो क्या हर एक आम नागरिक को वन वुमन वन वैल्यू वन वोट के तहत बराबर से वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, या अपने प्रतिनिधि का एक्सेस नहीं होना चाहिए? दूसरी और बड़ी बात, हमारी एक कांग्रेस की प्रवक्ता मेरी बहन बोल रही थी
कि ये बहुत ही बड़ा अपमान है ओबीसी और मुसलमानों का नहीं है, जो कि जरीना जी बोल रही थी। अब आप बताइए, जब इनका बिल आया था उसमें ना तो ओबीसी था, ना उसका था, और ना मुसलमानों का। मेरा एक सवाल है, मेरा जरूरी सवाल है इन दोनों से, कौन रोक रहा है कांग्रेस पार्टी को, कौन रोक रहा है समाजवादी पार्टी को कि जब 33% हो जाए तो पूरी की पूरी 33% महिलाओं को, या तो ओबीसी की हो या दलित की हो, क्यों डिम्पल यादव और अखिलेश यादव अभी क्यों नहीं कहते कि हम लोग नहीं होंगे? डिम्पल यादव क्यों नहीं कहती मैं किसी गरीब यादव बहन को या मुसलमान बहन को अपनी सीट दूंगी? क्यों नहीं धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि मुसलमानों से तो बड़ा प्यार उमड़ रहा है, महिलाओं से धर्मेंद्र यादव ये तो वाजिब सवाल आप उठा रहे हैं, जो सभी सवाल आप उठा रही हैं सभी राजनीतिक पार्टियों पर लागू होती, साधना जी, वो बीजेपी पर भी लागू होती है, कांग्रेस पर भी, समाजवादी पर भी, और शिंदे गुट पर भी, शिवसेना शिंदे पर भी। कितनी महिलाओं को मौका दिया जाता है, आप बताइए। साधना जी आपसे सवाल है, बताइए। सबसे पहली बात तो जब हाँ जी, देखिए, सबसे पहली बात तो पहला सवाल सबसे बड़ा यही है कि आप कह रहे हैं 2010 में लाया तो ओबीसी का इसमें नहीं था, इसीलिए तो कानून पास नहीं हुआ ना मैडम। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी उस समय पर, और उस समय ये बात उठाई गई, और इन्हीं के चलते कानून पास नहीं। अब आप बीच में लगातार मत बोलिए। सिकता देव जी, इनको या तो आप चुप कराइए, नहीं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं डिबेट छोड़। क्या तरीका है लगातार बीच में? शाजिया उन्हें खत्म बोलिए, चलिए बोलिए, आप बोलिए, साधना जी बोलिए। देखिए, सीधी बात ये है कि हम लगातार ये कह रहे हैं, ये बार बार कह रही हैं कि भाई ओबीसी की बात क्यों करें। हम कह रहे हैं, आप ये क्यों कह रही हैं कि डिंपल जी अपनी सीट छोड़ दें? भाई ओबीसी का आरक्षण देने से बचेंगी आप, और जो ओबीसी पहले से वो सीट छोड़ देना। लेकिन आप देश के लिए बीच में मत बोलिए। अरे साधना जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो क्या कह रही उधर मत सुनिए प्लीज। साधना जी, मेरा सवाल था, आप लोग एज पॉलिटिकल पार्टी कितना मौका महिलाओं को देते हैं? आज तो आप झंडा लेकर आप लोग सब आगे आ रहे हैं, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म से कितने मौके महिलाओं को दिए जाते हैं? बता देती हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी ने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर, मैं उत्तर प्रदेश से, मेरे भी पिताजी आते हैं। सुनिए, चुपचाप रहिए आप। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भाजपा की ये बैठी हुई है, एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता दें आज तक। इतनी लंबी लंबी बातें करती हैं। कुलदीप सेंगर का संरक्षण करने के बाद आप यहाँ बैठ के डींगे आके हमें ज्ञान बांटेंगी। संयम बरते, इस तरह से बहस नहीं होती है, भाषा का भी संयम होना चाहिए। मेरा भाषा की मर्यादा के मानक मैंने पार नहीं की है। पहली बात मैं ये कहूंगी, आप बार बार कह रहे हैं ओबीसी की बात, हम कह रहे हैं जल्दी से, वक्त खत्म हो रहा है साधना जी, जल्दी। नहीं तो 2023 में क्यों नहीं लागू किया आपने? 2026 और करना है। 2011 की जातिगत जनगणना चलिए, ये बहस हम लंबी खींच सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो असली बहस है वो लोकसभा के अंदर चल रही है, वहां से लगातार अपडेट आ रहे हैं। आज लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी, दोपहर 1:45 पर राहुल गांधी का संबोधन लोकसभा में होगा, ऐसी खबर आ रही है। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है महिला रिजर्वेशन को लेकर। इस वक्त सदन में चर्चा हो रही है और खबर है कि राहुल गांधी 1:45 पर अपनी बात रखेंगे।